दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम से मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारा खास कार्यक्रम नोएडा 2021 यानी नोएडा 45 वर्ष का हो चुका है। 17 अप्रैल को उसका स्थापना दिवस है और नोएडा को बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले हम उन लोगों के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने नोएडा की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं नोएडा प्राधिकरण में चेयरमैन और सीईओ के रूप में काम कर चुके रवि माथुर जी। मैं अपने स्टूडियो में रवि माथुर जी का स्वागत करता हूं। सर नमस्कार। नमस्कार विनोद जी, आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने नोएडा से जुड़े हुए इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। ये मेरा सौभाग्य का विषय रहा है कि मैं नोएडा से न केवल जुड़ा हुआ हूँ मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष के रूप में, अपितु मैं नोएडा का निवासी भी हो गया हूँ और रिटायरमेंट के बाद नोएडा में ही रह रहा हूँ। जी जी जी। नोएडा में मैं सबसे पहले वर्ष 93 में वो अपॉइंट हुआ था जी। भारत सरकार से लौट के मैं 93 में नोएडा में अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त हुआ था। उस समय नोएडा काफी विकसित हो चुका था और नए अब जैसे सेक्टर 44 से उस समय विकसित नहीं हुआ था। जो स्कीम हमारे सामने आई थी 93 में, वो सेक्टर 35 और उससे जुड़े हुए सेक्टर्स की थी और उस समय सेक्टर 44 के ऊपर विचार चल रहा था। वो मेरे सक्सेसर के कार्यकाल में उसके प्रस्तावना हुई। उस समय मुख्यतः TND के बारे में काफी विचार विमर्श हो रहा था। ILFS जो कि अब एक डिफंक्ट संस्था हो गई है, एक क्वेश्चनेबल संस्था हो गई है, उनसे वार्ता चल रही थी। मेरे पूर्वाधिकारी श्री हेमंत कुमार ने, वो बहुत ही लंबी सोच के आदमी थे, दूर सोचने वाले आदमी थे। TND ब्रिज के बारे में उनसे विचार विमर्श प्रारंभ किया था और आप मेरे सामने भी वो प्रारंभिक रूप से उसकी जो कल्पना है वो विकसित होती रही। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में कार्यवाही निरंतर चल रही थी। सेक्टर 1 जो है आजकल जो फेज 1 कहलाता है, वो लगभग पूर्ण हो चुका था। फेज 2 जो है औद्योगिक क्षेत्र का जो फेज 2 है, वो उसमें यूनिट आ रही थी, धीरे धीरे आ रही थी और फेज 3 में भी अच्छी तरीके से विकास हो रहा था। स्कूलों की स्थापना में विशेष रूप से प्रयास किया गया। जी जी जी। जैसे कि मेरे पूर्वाधिकारी के सामने, हेमंत कुमार जी के सामने, ये जो इनका चौहान साहब का है ना, एमिटी इंटरनेशनल, एमिटी स्कूल, इसके लिए भूमि आवंटन हुआ था और मैंने भी उसके विस्तार के लिए भूमि का आवंटन किया था। अब आप देखेंगे कि एमिटी जो एक स्कूल से शुरू हुआ, अब काफी बड़ी संस्था के रूप में बदल गया है और ये उसी समय का जो है काल है। इसके अतिरिक्त एक स्कीम निकाली गई थी जिसमें क्लिनिक्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए स्कीम थी और जिसके अंतर्गत अब काफी हॉस्पिटल मतलब छोटे छोटे क्लिनिक्स के लिए 2000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट आवंटित किए गए थे और उसमें से अब काफी क्लिनिक जो है संचालित भी हो रही है। तो सर नोएडा को जब विकास हो रहा था उस समय, तो आपने जो प्रायोरिटी उस समय तय की थी, उस प्रायोरिटी में जो खास तौर पे क्या चीजें थी उस समय, जो आपने अभी वैसे जिक्र किया का, लेकिन जो खास जिसको बोलेंगे कि जो आपकी उपलब्धि कह सकते हैं उस दौरान की? देखिए, नोएडा की परिकल्पना अपने आप में स्पष्ट है। इसका कार्य क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में विकास करना, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विकास करना और शिक्षा के क्षेत्र में विकास करना और नागरिकों के लिए सभी समुचित सुविधाएं जैसे मॉल्स है, हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, इस तरीके की संस्थाओं का विकास करना। तो इन्हीं दिशाओं में निरंतर प्रयास चल रहे थे। मेरे पूर्वाधिकारियों ने भी किए और मेरे बाद जो लोग आए उन्होंने भी इसी दिशा में निरंतर प्रयास किए। जो मुख्य प्रयास बाद में आया वो है नोएडा दिल्ली एक्सप्रेस वे का। उस समय उसके बारे में विचार हो रहा था, बट अभी कुछ पूरी तरीके से ठोस कार्यक्रम नहीं था। ये बात सही है। आज सर नोएडा जब 45 साल का होने जा रहा है और आप देख रहे हैं कि नोएडा का जो विकास है वो आपके मानक के हिसाब से बढ़ रहा है, और आप उसमें कौन सी ऐसी बातें बताएंगे जो आपके दिमाग में हैं और जिन चीज़ों पर विचार करना चाहिए सजेशन के रूप में? मेरे विचार में नोएडा का विकास तो ठीक से हो रहा है,
नोएडा की जनता को और सुविचारित रूप से इन सुविधाओं को उपयोग करना चाहिए। और मुझे कोई ऐसे विशेष समस्या नहीं नजर आ रही जिसके बारे में मैं कहूँ कि नहीं इधर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। समुचित रूप से सभी क्षेत्रों में विकास और उसके उस क्षेत्र में उन्नति करने के कार्य चल रहे हैं। मैंने सर एक चीज और महसूस की, जब आपका कार्यकाल था तो आपने जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के तहत जो गांव हैं उनको सेक्टर की तर्ज पर विकसित करने के लिए वहाँ के स्कूलों की व्यवस्था को सुधारने का, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज के लिए खास तौर पर प्रयास किए थे, तो वो क्या थे, थोड़ा हमारे श्रोताओं को जरूर बताइए। देखिए, जैसे बंगेल है, बंगेल में विद्यालय की स्थापना के लिए हम लोगों ने ठोस प्रयास किया। आप मेरे ख्याल से बंगेल में वो विद्यालय जो है चल रहा है, स्कूल चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। इसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए बजट की उपलब्धता बढ़ाई गई और वहाँ पे सफाई की सुविधा, वहाँ पे रोड्स और खड़जे आदि बनाने के लिए नियमित रूप से काम किया जाता रहा। और इसमें मेरे ख्याल से काफी वृद्धि भी हुई है और गाँवों में जो विकास हुआ है वो काबिल तारीफ है, जिसकी प्रशंसा करना अच्छा रहेगा। दूसरी बात ये कि सर अब जो है नोएडा पर पब्लिक का जो पॉपुलेशन प्रेशर है इस समय, जो लोग मानते हैं, तो उसको लेकर क्या अब आगे मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों के लिए कुछ इस तरह का कोई इंस्ट्रक्शन रोक लगनी चाहिए, कुछ इस तरह का कोई क्या आपका सुझाव हो सकता है सर इसमें? देखिए, ये नगर नियोजन से संबंधित बातें हैं। जी। और नगर नियोजन ये डिसाइड करता है कि कितनी डेंसिटी रहेगी जी। और ये डेंसिटी का जो प्रश्न है, FAR का जो प्रश्न है, समय समय पर पूर्व में हुए विकास के आधार पर परिवर्तित होता रहता है। इसमें कोई स्पष्ट एक बात ये भी है कि एक तरफ जहाँ पॉपुलेशन का प्रसार हो रहा है, बहुत वृद्धि हो रही है, तो वहाँ उनकी उपलब्धता भी होगी। अगर आप सिंगल प्लॉट देने लगेंगे तो बहुत कम लोगों को संतुष्ट कर पाएंगे। तो आवश्यकता तो ये है कि आप मल्टी स्टोरेज बनाए, बट देखभाल के बनाए, मल्टी स्टोरेज भी ऐसे हो जिसमें ग्रीन हो। हमने देखा है कि नोएडा में जो मल्टी स्टोरेज कल्पना है, मल्टी स्टोरेज फ्लैट्स की, कॉलेजेस की, गेटेड हाउसेस की, गेटेड सोसाइटीज की, उसमें ग्रीन का ध्यान रखा गया है और सोसाइटीज के अंदर ग्रीन का विकास भी किया गया है। और उसके आसपास वांछित सुविधाएं जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल है, नजदीक में उपलब्ध कराए गए हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। जी। अच्छा सर, स्वच्छ सर्वेक्षण में पिछले बार देश भर में नोएडा का नंबर 25वां था और अब स्वच्छता अभियान चल रहा है, चारों तरफ आप देख रहे होंगे कुछ बदलाव, तो नोएडा को नंबर 1 लाने की वो है, तो उसमें सर आप नोएडा वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि ये जो स्वच्छता है जी, और ये केवल प्रशासन ही नहीं कर सकता, नोएडा के निवासियों को भी इसके बारे में विचार करना होगा। दोनों मिलकर नोएडा के प्रशासन को और सचेत होकर और संघर्ष के साथ इस दिशा में प्रयास करना पड़ेगा। वहीं नागरिकों को भी इस दिशा में काफी सहयोग देना पड़ेगा, अपने आप में विचार भी करना पड़ेगा और अपने कार्य, जैसे अब कोविड के दौरान नागरिकों ने जो कोड का है उसका पालन किया है, इसी प्रकार आगे स्वच्छता की कोड का अगर पालन करते रहे, काफी हद तक कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, बट उसमें और विस्तार की संभावना है। जी। आपने रेडियो 91.2 नोएडा लोक मंच के लिए समय दिया सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विनोद, धन्यवाद। थैंक यू। ये थे नोएडा प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी रवि माथुर जी, जिन्होंने अपनी बात रखी। नोएडा को उन्होंने कैसे उस समय विकसित किया था और किस तरीके से उन्होंने आज के दौर में नोएडा की जरूरत को बताया है कि लोगों की भागीदारी के बिना नोएडा को नंबर 1 लाना संभव नहीं है। तो नोएडा वासियों तैयार हो जाओ और नंबर 1 लाने के लिए भागीदारी निभाइए। आप सुन रहे थे रेडियो नोएडा 91.2 लोक मंच, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।